एक गुड़िया जो चल सकती थी, वो अजीब है। ऐसा लग रहा है कि वो भागने की कोशिश कर रही है। आइए वो फेरी टेल्स की आज की कहानी का अनुसरण करते हैं, ये जानने के लिए कि वो प्यारी गुड़िया क्यों भाग रही है। एक बार की बात है, एक अनाथ दर्जी था जो एक छोटे से घर में अकेला रहता था। वो उससे दोस्ती करने के लिए प्यारी गुड़िया सिलने में दिलचस्पी रखता था। एक दिन गलती से उसे एक अजीब सा बटन मिल गया। मैंने इससे पहले इतना सुंदर बटन कभी नहीं देखा। शायद ये मेरी नई गुड़िया के साथ मेल खाएगा। वाह, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। देखना, मेरी लड़की, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। उस रात केस ने अचानक खिड़की से एक आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा और महसूस किया कि दोपहर को उसने जो गुड़िया बनाई थी वो हिल रही थी। आप कौन हैं? केस ने जो कहा था उसे सुनकर गुड़िया ने स्थिर होने का नाटक किया। मैंने तुम्हें देखा। अगर तुम कुछ नहीं करते तो मैं तुम्हें अवन में फेंक दूंगा। कृपया ऐसा मत करो, मैं बताती हूँ। मैं चैंड्रा हूँ, जादुई साम्राज्य की राजकुमारी। जादू साम्राज्य? मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सुना है। जादुई साम्राज्य एक जादू ढाल से ढका हुआ है, इसलिए मानव इसे कभी नहीं देख सकते। क्या वहाँ के सभी लोग बटन हैं और वे अपनी आत्मा को गुड़िया में भेजते हैं, या ऐसा ही कुछ? बेशक वे नहीं है। मैं इस रूप में सिर्फ तानाशाही कुलगुरु से बचने के लिए आई हूँ। मेरे राज्य में जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे और तुम्हें अपना हथियार नहीं मिलेगा तो तुम्हें नर्क नामक स्थान पर भेज दिया जाएगा। और क्योंकि आप इसे ढूंढ नहीं पाए तो आपने भागने का फैसला किया। हाँ, सबसे खतरनाक पल में मैंने अपने हथियार को उस बटन पर भेजा और एक चिड़िया से कहा कि मुझे दूर ले चले। मुझे सुरक्षित पनाहगाह खोजने की जरूरत है जहाँ मैं अपने वास्तविक आकार में वापस नहीं आ सकती। आपको सामान्य होने में कितना समय लगेगा? पूर्णिमा के दिन जब मैं चंद्रमा से पर्याप्त शक्ति अवशोषित कर लूंगी तो मैं वापस सामान्य आकार में आ जाऊंगी। तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मैं भी यहाँ अकेला रहता हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। तब चैंड्रा ने दयालु दर्जे के घर रहना स्वीकार किया। उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उनमें धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति भावनाएं आ गई थी। पूर्णिमा का दिन आखिरकार आ ही गया। मामला वास्तव में समाप्त हो गया था। वो शहर गया और चैंड्रा के लिए एक उत्सव पार्टी आयोजित करने के लिए कई चीजें खरीदी। अचानक उसने देखा कि एक अजीब आदमी प्रकट हुआ और उसने दूसरों से कुछ पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ चंद्रा को ढूंढने के लिए कोई आया हो? मुझे वापस जाना होगा। घर पहुंचकर उसने चैंड्रा को सावधानी से छिपा दिया। क्या हुआ? कृपया यहाँ थोड़ी देर रुके, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ मत बोलना। लेकिन क्यों? चैंड्रा के सवाल का जवाब देने के लिए केस बस मुस्कुराया तो जल्दी से चला गया। थोड़ी देर बाद चैंड्रा को कुलगुरु की आवाज सुनाई दी। जल्दी से चंद्रा को यहाँ लाओ। ये कुलगुरु की आवाज है। दिलकर वो मुझे यहाँ ढूंढ सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एक व्यक्ति जिसने आपको एक अजीब गुड़िया के साथ बात करते देखा। जल्दी से मुझे दे दो, नहीं तो मुझे क्रूर होने का दोष मत देना। मैं चंद्रा को दूसरी जगह ले आया हूँ, तुम्हें उसे खोजने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे बाहर निकालो, तुम क्रूर पादरी। अरे नहीं, केस। उस समय चांद भी आसमान में ऊंचा उठा और जमीन पर सब कुछ चमक गया। चैंड्रा ने चांदी की शक्ति को अवशोषित कर लिया। वो जल्दी से वापस सामान्य हो गई। चारों ओर गंदगी देखकर उसने अनुमान लगाया कि केस के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैंने उसे शामिल किया। मैं इस तरह छुपी नहीं रह सकती। फिर उसने केस को बचाने के लिए जादुई साम्राज्य में वापस जाने का निश्चय किया। हालांकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनकी शक्ति बिल्कुल भी कमजोर थी। वो आसानी से पहरेदारों को हरा सकती थी और उस स्थान पर गई जहाँ केस को हिरासत में लिया जा रहा था। उसी क्षण वो देख सकती थी कि कुलगुरु केस के साथ जादू का प्रयोग कर रहे थे। रुक जाओ, आपको उसे नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुलगुरु की शक्ति की तुलना में उसकी शक्ति बहुत कम थी। उसी समय केस की कैंची उसके ठीक सामने से उड़ गई। अचानक जब उसने उसे उठाया, कैंची बड़ी हो गई और वो तेजी से हथियार
हथियार में बदल गई। नए हथियार के साथ वो तुरंत कुलगुरु के खिलाफ लड़ी। हालांकि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रही थी, लेकिन उसके लिए कुलगुरु को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। सबसे उदास समय में कैची की दर्पण की छवि के माध्यम से उसने अपने सिर पर सुई देखी। उसने इसे बाहर निकाला और सुई तुरंत बड़ी हो गई और कुलगुरु की ओर इशारा किया। नहीं, उसे नुकसान मत पहुंचाना। क्यों? वो आपको पहले नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? आपने जैसा देखा वैसा नहीं है। मैं लापरवाही से घायल हो गया। पादरी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मुझे बाहर निकालो, क्रूर पादरी। उस समय वो मेरे घावों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने तुम्हें इस तरह क्यों हिरासत में लिया? अगर मैं उसे यहाँ नहीं लाता तो क्या तुम वापस आओगी? और मैंने उसे हिरासत में लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो कमरे को खराब करे। तब से मैं उसे सब कुछ समझा सकता था। लेकिन आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या ये आपको अपना हथियार खोजने में मदद करने के लिए नहीं है? हाँ, मेरे पास अपना हथियार था। मैंने अंत में ये कर लिया। धन्यवाद। इसका मतलब है कि अब मुझे उस नरक में नहीं जाना है ना? बेशक आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेरी देख रेख में अभ्यास करना होगा। तुम गंभीर नहीं हो सकते। फिर ये उस स्कूल में जाने से कैसे अलग है? ओह हाँ, धन्यवाद दयालु दर्जी। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैं तुम्हें सकुशल घर पहुंचा दूंगा। अचानक चैंड्रा को एक विचार आया। कुलगुरु, क्या आप कृपया उसे यहाँ रहने दे सकते हैं? मुझे डर है कि मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज, उसने वैसे भी मेरी मदद की। इसके अलावा वो वास्तव में सिलाई में अच्छा है और इस राज्य में कोई दर्जी नहीं है जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। उसे यहाँ के सभी नियमों का पालन करना होगा। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर वे हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। Wow, fairy tales. एक समय की बात है। नहीं नहीं, ये क्या है? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सब ठीक है, ये मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये कैसी जगह है? तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल? वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब कर ले। मुझे अकेला छोड़ दो। सैंडी, माँ, ये माँ है। क्या तुम सच में यहाँ हो? नहीं, आपकी माँ अब नहीं रही। वो देखो। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ! ये सैंडी है जो हर रात बुरे सपने से प्रेत बाधित लड़की है। सैंडी, आप अभी तक क्यों नहीं जागी? क्या आप जानती भी हैं? मुझे पता है, मुझे पता है। सैंडी के बुरे सपने वास्तविक जीवन से उत्पन्न होते हैं। उसकी माँ का बहुत समय पहले निधन हो गया था और हमारी छोटी लड़की अपने पिता के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रही थी। स्कूल में सैंडी का जीवन कोई बेहतर नहीं था। वो अक्सर अपने दोस्तों द्वारा छेड़ी जाती थी। धीरे धीरे सैंडी अलग थलग हो गई, आत्मसचेत और खुद पर संदिग्ध हो गई। तुमने अपनी आंखें और नाक कहाँ रखी पागल? सैंडी का वास्तव जीवन और उसके बुरे सपने उसके लिए बोझ हो गए और ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए जारी रहेगा। उस भयानक दिन से पहले रॉयल डांस प्रतियोगिता की घोषणा करने के लिए एक रॉयल मैसेंजर सैंडी के स्कूल के पास आया। नृत्य के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा उसके पास थी। ये सैंडी के लिए उसकी असुरक्षा से मुक्त होने का अवसर था। दुर्भाग्य से सैंडी अवसर को जब्त करने के लिए बहुत ही डर रही थी। अच्छा, देखिए पागल लड़की क्या करने जा रही है दोस्तों। लड़की ने खुद के शर्मीलेपन और संदेह को खत्म कर दिया और अपने दिमाग पर वास्तव में कंट्रोल पा लिया। उस रात हमेशा की तरह सैंडी एक बुरे सपने का सामना करने के लिए बाध्य थी, लेकिन इस बार नहीं। उठो छोटी लड़की, जागो। सैंडी ने एक अजीब सपना देखा जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? ये सपनों की दुनिया है और मैं पाको हूँ, सपनों का भक्षक। मैंने तुम्हारे सारे दुखद स्वप्न निगल लिए हैं। वास्तविकता सपनों को प्रभावित करती है। हम लोग अपने सपने सुंदर बनाते हैं। तो मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। सैंडी ने जो कलाकृति रखी थी वो अपने सपनों का सैंडबैग था। इसने लोगों को अपनी इच्छाओं के अनुसार सपनों को संशोधित करने की क्षमता प्रदान की। केवल सीमा उनकी कल्पना ही थी।
अब सैंडी अपने सपनों में सुंदर चीजें बना सकती थी, अपने दिन के जीवन के विपरीत जो कि दुख से भरी हुई थी। बस एक मुट्ठी रेत फेंके और सोचे कि आप क्या चाहते हो और सारी चिंताएं गायब हो जाएंगी। वो एक मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसकी शर्म ने उसे वास्तविक दुनिया में वापस जकड़ लिया। हालांकि सपनों की दुनिया में सैंडी ने इसे ठीक उसी तरह बदल दिया जैसे वो चाहती थी। वो हंसों के राज्य की एक सुंदर राजकुमारी बन गई और उसे पूरे राज्य में पहले नृत्य प्रतियोगिता में प्रदर्शन करना था। दर्शकों में सैंडी ने परिचित चेहरों को पहचाना। वास्तविक जीवन के विपरीत उन्होंने सैंडी के लिए खुशी जाहिर की, उसे आत्मविश्वास दिया जो उसने दिन के दौरान कभी महसूस नहीं किया। अपनी इस नई ताकत के जरिए सैंडी ने बहुत ही बढ़िया नृत्य का प्रदर्शन किया जो शर्म और आत्मसंदेह के कारण अभी तक छुपा हुआ था। काफी लंबे समय के बाद सैंडी को ऐसी खुशी महसूस हुई। उसने आसानी से अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ सभी को मोहित कर दिया। उठ जाओ सैंडी, सुबह हो गई है। हालांकि ये सिर्फ एक सपना था और सैंडी खुद को हमेशा के लिए इसमें डुबो नहीं सकती थी। ये वही रेत का थैला है, बाको असली है। सैंडी मदद नहीं कर सकी, लेकिन आज रात के सपने के बारे में उत्साहित थी। लेकिन उसके उत्साह को जल्दी से थकान ने उकसा दिया जिस क्षण वो जागी। और तब सैंडी को और ज्यादा बुरा लगा। तुम क्या प्रदर्शन करने जा रही हो? किताबी कीड़े का नृत्य? अपने दोस्तों द्वारा छेड़े जाने से असुरक्षित सैंडी अपनी कल्पनाओं में खुशी के लिए तरस गई। उस रात उसने एक बार फिर बाकू द्वारा दिए गए उपहार का इस्तेमाल किया। चिंता मत करो, थकान सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, ये जल्दी गायब हो जाएगी। लेकिन इसका अंत हमेशा ऐसे ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सपने देखती हूँ, वास्तविक दुनिया में मेरे दोस्त अभी भी वही है। लेकिन सैंडी को नहीं पता था कि बाकू दूसरों को अपने सपनों में खींच सकता है। सैंडी ने खुद को पानी के नीचे एक राज्य में एक योद्धा राजकुमारी में बदल दिया। उसकी दोस्त उसकी आज्ञा के तहत वफादार जनरल बन गए। उसके आदेशों का पालन किया और अब उसे वास्तविक दुनिया की तरह मजाक नहीं बनना पड़ा। जब पानी के नीचे के साम्राज्य पर हमला किया गया तो सैंडी ने साहसपूर्वक उन्हें बुरे समुद्री डाकू के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। वास्तविकता में डरपोक होने के बजाय सपनों की दुनिया में सैंडी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और समुद्री डाकू को हराया। अपने दोस्तों की प्रशंसा के साथ अन्य मछलियों को बचाया। अपने वीर कार्यों के चलते लोगों ने उसका स्वागत किया। सैंडी स्वतंत्र रूप से अपने दोस्तों के साथ घुल मिल सकती थी, लेकिन निश्चित रूप से हर सपने को समाप्त करना पड़ता है। सैंडी को पिछले दिनों की तुलना में और भी अधिक थका हुआ महसूस हुआ, जैसा कि अकेलापन और निराशा ने उसे घेर लिया। बहुत कुछ अजीब था। सैंडी के दोस्त अब उसे चिढ़ाना नहीं, लेकिन सपनों के कारण वे उसके साथ बातचीत करने के लिए डरते थे और अनिच्छुक थे। विचार में वो खो गए। सैंडी ने धीरे धीरे अपना घर बना लिया। उसने सोचा कि अब वो सैंड बैग का इस्तेमाल नहीं करेगी। आप इतने लेट से घर क्यों आ रहे हैं? मैं थक गई हूँ, क्षमा करें पिताजी। कोई बहाना नहीं, आप जानती हैं ना। आपको ऐसा क्यों बनना है पिताजी? आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? माँ ने कभी ऐसा नहीं किया, आप कुछ भी नहीं समझते। उस रात एक बार फिर सैंडी ने वास्तविक दुनिया के दर्द को भूलने के लिए सैंड बैग का इस्तेमाल किया। वो इंद्रधनुष साम्राज्य में एक सुंदर राजकुमारी बन गई। सैंडी एक समृद्ध जीवन जीती थी जो वफादार लोगों से घिरी हुई थी। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी और इस सपने में कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सपने में सैंडी को एक बढ़िया परिवार मिला। उसने बाकू को अपने पिता को सपने में लाने के लिए कहा और उसने अपनी मरी हुई माँ की उपस्थिति बनाने के लिए सैंड बैग का इस्तेमाल किया। बहुत दिन हो गए जब मैंने इतना अच्छा खाना खाया। तुम खुश हो, है ना छोटी बच्ची? बाकू बड़ा और अधिक अजीबोगरीब हो गया, लेकिन सैंडी को बाकू के परिवर्तनों की परवाह नहीं थी क्योंकि वो सपने में खुश थी। सैंडी, बेटी, ये क्या है? पिता और बेटी के प्यार ने सैंडी के पिता को बाकू के नियंत्रण से बाहर कर दिया। ये बहुत समय पहले कहा गया था, मैंने इसे सुना है। वो राक्षस ये सपनों को खा जाएगा, यहाँ तक कि आशा और खुशी भी। इससे मुझे खुशी मिली, कुछ ऐसा जो आप नहीं कर सकते। आप मेरे सपनों को भी नियंत्रित करते हैं। काश मैं अब आपको और नहीं देखना चाहती। सैंडबैग और राक्षस, उन्होंने सैंडी की इच्छा सुनी। अगले दिन सैंडी न केवल थकी हुई बल्कि हताश और दर्द में भी जागी। वो बिना देखे स्कूल में चली गई जहाँ उसके पिता नहीं थे। हमारे घर में इतना अंधेरा क्यों है?
ये पता चला कि उसके पिता पिछली रात से ही सो रहे थे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंडी ने कैसे कहा, वो एक गहरी नींद में थे, जैसे कि हमेशा के लिए खो गए हों। सैंडी ने अचानक बाकू के अजीब व्यवहार और सपनों में उसके शब्दों को एक दिन पहले याद किया। शायद यही कारण था। समाप्त होने के बावजूद सैंडी ने पिछली बार एक सपने में प्रवेश करने के लिए सैंडबैग का उपयोग करने का फैसला किया, एक आखिरी बार। उसने अपने पिता को सपने में जल्दी से पाया और एक परिचित को भी। आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? सैंडी छोटी बच्ची है। मुझे होना है। मैं चाहता हूँ कि वो सख्त बने। मुझे छोटी लड़की से प्यार है। मैं नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं खो सकता। पिताजी, उन्हें छोड़ दो। सैंडी ये विश्वास नहीं कर सकी, उसकी माँ वास्तव में राक्षस बाकू थी। इसने सैंडी को सुंदर सपने बनाने का लालच दिया, केवल उसकी आशाओं और खुशी को भगाने के लिए जो उसे उन झूठे सपनों से मिली थी। आप नकली खुशी में डूब रहे हैं। आपने मेरे परिवर्तनों को नोटिस नहीं किया। आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब जब उसके पास पर्याप्त शक्ति थी तो बाकू सैंडी और उसके पिता दोनों की आत्माओं को खा जाएगा। सैंडी ने सहज रूप से बाकू के खिलाफ लड़ने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया, लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ। सैंडबैग के बिना सैंडी कुछ भी नहीं थी। उन्हें जाने दो। हताशा ने सैंडी की आंखों को भर दिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता कमजोर और कमजोर होते चले जा रहे हैं। सैंडी, मुझे माफ कर देना। असहायता, निराशा और प्यार ने रेतीली भूमि को अभिभूत कर दिया। अब सैंडी को अपने पिता को बचाने के अलावा कोई इच्छा नहीं। उन्हें जाने दो। एक अज्ञात स्तोत्र में सत्ता को उछाल दिया। सैंडी को एक पल में अपने पिता को बचाने के लिए मदद मिल गई। वास्तविकता सपनों को प्रभावित करती है। लोग अपने सपने खुद बनाते हैं। यही कारण है कि आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं। ये सही है। ये सपना है, मेरा सपना, जहाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जहाँ मैं अपने सपने खुद बना सकती हूँ। सैंडी की इच्छा शक्ति असाधारण रूप से मजबूत हो गई। वो एक सुंदर स्वान राजकुमारी में बदल गई, जो राक्षस को पीछे धकेलने के लिए करामाती चालों का प्रदर्शन करने लगी। सैंडी के भीतर आशा और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वो एक जलपरी में बदली और समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल किया। सैंडी की सुनामी ने बाकू को दूर कर दिया और उसे वापस धकेल दिया जहां ये था, और वो एक इंद्रधनुषी राजकुमारी में बदल गई, जिससे बाकू को अंतिम झटका लगा। इसे लो। सैंडी, प्यारी बेटी। बाकू को हराने के बाद सैंडी के पिता वापस आ गए। इस क्षण में सैंडबैग ऑफ ड्रीम्स का सच्चा मालिक दिखाई दिया। वो सपनों की देवी थी। बाकू एक ऐसी रचना थी जो हाथ से निकल गई थी। अपनी शक्ति और शरारत को प्रदर्शित करने के लिए सपनों के हैंडबैग को उसने चुरा लिया था। दरअसल क्या छोटी लड़की ने राक्षस को खुद से नहीं हराया? सैंडी के पिता और बेटी ने ये जानने के बिना सपना छोड़ दिया कि सैंडी की माँ वास्तव में बाकू थी। ये देवी थी जो सैंडी को खुद पर विश्वास करने में मदद करने के लिए बाकू में बदल गई। हाँ? सपने के बाद सैंडी के पिता ने अपनी बेटी को बेहतर समझा। सैंडी ने भी ये समझा कि धर्म के बजाय जगह रहना बेहतर है। उसे साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, वो अद्भुत है। और सैंडी, जिसने मंच पर खड़े होकर कसम खाई, हाँ? उसने किसी ऐसी व्यक्ति की झलक देखी जो उसकी दिवंगत माँ से मिलती जुलती थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।